नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इस बीच अब अमेरिका ने ईरान को लेकर दावा किया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान इजराइल पर आने वाले घंटों में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर अमेरिका ने ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। बता दें, इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह पर की गई कार्रवाई को लेकर ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह को खड़ा करने में ईरान की भूमिका रही है। हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत ईरान के लिए बड़ा झटका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने मंगलवार को कहा है कि इजराइल को अमेरिकी सरकार द्वारा हमले की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने इस हमले के खिलाफ इजराइल को समर्थन जारी रखने की बात भी कही है। अल जजीरा में छपे एनालिसिस के अनुसार लेबनान पर इजराइल के जमीनी हमले ने ईरान पर जवाब देने का दबाव डाल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निश्चित रूप से ईरान इस समय एक हॉट सीट पर है, क्योंकि इजराइल द्वारा शुरू किए जा रहे इस नरसंहार में उसके पूरी तरह से उतरने की उम्मीद है। हालांकि ये भी कहा गया है कि अभी भरोसा नहीं है कि ईरान सीधे तौर पर खुद को शामिल करेगा। अल एरियन ने कहा कि लेकिन ये हिजबुल्लाह को उसके युद्ध में इजराइल का सामना करने में समर्थन देने जा रहा है। अल एरियन ने कहा कि वो शामिल होगा, लेकिन अभी इस पॉइंट पर सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहता है। हिजबुल्लाह के पास भी भारी मात्रा में संसाधन हैं, मुख्यतः ईरान के जरिए। इजराइल ने दावा किया था कि इजराइल की सेना ने लेबनान के दक्षिण में अपना जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस बात से इनकार किया है कि इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस गई है। हिजबुल्लाह के मोहम्मद अफीफ ने अल जजीरा को बताया कि इजराइल का दावा है कि इजरायली सेना लेबनान में प्रवेश कर चुकी है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच कोई सीधी जमीनी झड़प नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाके लेबनान में प्रवेश करने का साहस करने वाली या कोशिश करने वाली दुश्मन ताकतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। भारत के सबसे विश्वसनीय एनडीटीवी को बंद करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। हालांकि नतीजा ये निकला कि सीबीआई ने पूर्व प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के मामले में आज क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, क्योंकि उसे 2009 में एक ऋण के निपटान में आईसीआईसीआई बैंक को हुए 48 करोड़ रुपए के नुकसान के संबंध में कानूनी रूप से पुख्ता सबूत नहीं मिले। 7 साल से अधिक की जांच के बाद सीबीआई ने अब एक स्पेशल कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की। सबूत न मिलने और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद लोगों का यही कहना है कि एनडीटीवी को खरीदने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, और नतीजा ये निकला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1.5 लाख रुपए के मोबाइल फोन के लिए डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी गई। उसकी लाश डिलीवरी बैग में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दी गई। वारदात 23 सितंबर की है। घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद सोमवार को पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। ग्राहक ने डिलीवरी बॉय की हत्या इसलिए की ताकि उसे 1.5 लाख रुपए कैश ऑन डिलीवरी के तौर पर न देना पड़े। बता दें, 23 सितंबर को निशातगंज निवासी डिलीवरी बॉय भरत साहू फोन देने उसके घर गया था, जहां गजानन और उसके साथी ने उसकी हत्या कर दी। साहू की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उन्होंने शव को बोरे में भरकर इंदिरा नहर में फेंक दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को हुई, यानी आज हुई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शाम 7:30 बजे हुए अपडेट के अनुसार 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 65.65% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर में 72.91% हुई। सबसे कम बारामूला में 55.73% हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज पीएम मोदी ने जनसभा की। मंगलवार को वो पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश से देशभक्ति को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि देश के लोगों में एकता की भावना जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस के लिए जीतना उतना ही असंभव होगा। इसीलिए कांग्रेस देशभक्तों की एकता को तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। बीजेपी के लिए लोकसभा से लेकर विधानसभा और यहां तक कि स्थानीय चुनावों में भी वोट पाने के लिए मोदी का चेहरा मुख्य रहा है। विधायक से लेकर सांसद ने हमेशा कहा है कि आपका वोट मोदी को जाएगा, और बड़े बड़े पोस्टर्स में मोदी का चेहरा बड़ा सा बनाया जाता था, जो कि मुख्य चेहरा हुआ करते थे। कई बार किसी को बधाई देने के लिए जारी पोस्टर में मोदी का फोटो बड़ा बनाया गया था। जिसको बधाई दे रहे थे उसका बहुत छोटा सा फोटो था। इस पर काफी मजाक भी बना था। कुल मिलाकर मोदी ही वोट के लिए और बाकी चीजों के लिए पोस्टर में बड़े रहते थे, लेकिन हरियाणा ने ये पूरा खेल बदल दिया है।
हरियाणा में बीजेपी के पोस्टर्स किसी भी प्रचार भाषण से ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। दरअसल बीजेपी के पोस्टरों में पीएम मोदी और सीएम सैनी का फोटो तो है, लेकिन छोटा सा पोस्टर के कोने में बड़े से फोटो में आम आदमी का चेहरा लगाया गया है। ये 2024 के चुनाव के बाद बदला हुआ रूप है। हरियाणा में होर्डिंग्स और ऑनलाइन दोनों जगह बीजेपी के पोस्टरों पर आम महिला और पुरुष के चेहरे हैं। छात्र, युवा, उद्यमी, महिलाएं और यहाँ तक कि किसान के भी हैं जो योजनाओं को बता रहे हैं। एक पोस्टर जिसमें एक किसान दिख रहा है कहता है ये है हाईवे से दूरी कम करने वाली सरकार। एक अन्य है आम महिला के चेहरे के साथ पोस्टर कहता है ये है स्टार्टअप को समर्थन करने वाली सरकार। इसके अलावा खट्टर का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण ऐसा किया गया है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी सीएम के खिलाफ मानी जाती रही है पहले भी, इसलिए हमेशा बीजेपी ने सीएम के चेहरे को साइड रखा था और मोदी के चेहरे को आगे करती रही है। लेकिन इस बार मोदी को भी गायब कर दिया है। ये बताता है कि मजबूरी में बीजेपी में बदलाव आ रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा चुनाव से पहले फिर पैरोल मिल रहा है। वो एक बार फिर जेल से बाहर आने वाला है। पिछले 9 महीनों में ये उसकी तीसरी अस्थायी रिहाई है तथा 4 साल पहले उसकी दोषसिद्धि के बाद से उसकी कुल अस्थायी रिहाई 15 हो गई। दरअसल राम रहीम ने सरकार से 20 दिनों के पैरोल की मांग की है। गौरतलब है ये अनुरोध 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले किया गया है। हरियाणा में होने वाले चुनाव से ठीक पहले राम रहीम के बाहर आने पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे हर बार चुनाव से पहले उसे कैसे पैरोल या फरलो मिल जाता है। राम रहीम बीते 4 साल में 8 महीने से भी ज्यादा जेल से बाहर रहा है। इस बार तो वो 1 महीने के भीतर ही दूसरी बार बाहर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को हरियाणा में जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि क्या आपने अंबानी की शादी देखी है? अंबानी ने शादी पर करोड़ों खर्च किए। ये किसका पैसा है? ये आपका पैसा है। आप अपने बच्चों की शादी के लिए बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसके तहत चुने हुए 25 लोग शादियों पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक किसान कर्ज में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर ये संविधान पर हमला नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो सब बीजेपी की बी टीम है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। राहुल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का तूफान आ रहा है। हमारे दिल में मोहब्बत है, नफरत की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूँ। नरेंद्र मोदी या बीजेपी किसी से नफरत नहीं करता हूँ। राहुल गांधी ने हरियाणा में भी संविधान का मुद्दा उठाया। उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला है वो सभी संविधान की देन है। लेकिन बीजेपी हमेशा संविधान पर आक्रमण करती रही है। जब आरएसएस के लोग देश के संस्थानों में अपने लोगों को भरते हैं और गरीबों, वंचितों को जगह नहीं देते, वो संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की मदद करते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार का सिस्टम खत्म करते हैं, वो संविधान पर आक्रमण करते हैं। बीजेपी संविधान को खत्म करती है, हम संविधान की रक्षा करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हो गई। उन्होंने गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कांग्रेस ने लिखा है कि हरियाणा विजय संकल्प यात्रा में ये उमड़ता जन सैलाब हरियाणा में बदलाव की कहानी लिखने जा रहा है। हाथ बदले का हालात। लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में राहुल गांधी की इस यात्रा ने पूरे चुनाव को टाइट कर दिया है। भाजपा इसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर पीएम मोदी परेशान हो सकते हैं। बता दें, गडकरी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मोदी को खल रहे होंगे। अब उन्होंने मोदी के सेनापतियों की सरकार यानी शिंदे और फडणवीस के चुनाव से पहले खेले गए पैंतरों को पंक्चर कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाडली बहना योजना शुरू की गई। निशाना चुनाव पर था कि इससे चुनाव में फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिसमें वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। अब इस पैंतरे को गडकरी ने पंक्चर कर दिया है। उन्होंने इस योजना को दूसरे सेक्टर्स की सब्सिडी पर दबाव डालने के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि सब्सिडी कम मिलेगी। उन्होंने कहा कि आप इन लफड़ों में पड़ो मत,
जो सब्सिडी लेना है ले लो, ये कब मिलेगी, कुछ मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। अभी मेरे लड़के को 450 करोड़ रुपए सब्सिडी मिली है और पैसे जमा हैं टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। तो मैंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, मिलेगी क्या, मिल सकती है। अभी लाडली बहना योजना शुरू हो गई है। नितिन गडकरी ने इसके साथ ही सरकार को भी विश्वकन्या बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वकन्या होती है। उन्होंने नागपुर के एक इवेंट में कहा कि सरकार जिसके साथ होती है उसको डुबाती है। गडकरी महाराष्ट्र के विदर्भ में निवेश की कमी पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब सरकार के भरोसे नहीं होना चाहिए। मेरा तो मत है, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार विश्वकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। गडकरी के द्वारा अपनी सरकार को निशाने पर लेने के बाद विपक्ष ने इस मामले को लपक लिया है। एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसके बाद बीजेपी सरकार को घेरा है। सुले ने कहा कि अगर गडकरी जैसे सरकार के भीतर के लोग भी ये बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो एक गंभीर चिंता का विषय है। सुले ने कहा कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे समेत अर्थशास्त्री और नेता लगातार वित्तीय संकट के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। सुले ने आगे कहा कि उनकी पार्टी के सहयोगी एनसीपी एसपी के राज्य प्रमुख जयंत पाटिल और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने पहले भी इसी तरह की चिंताएं जताई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। सुप्रिया सुले ने कहा कि वित्त विभाग अक्सर आपत्तियां उठाता है या सिफारिशें करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसके बजाय निर्णयों को कैबिनेट के माध्यम से थोपा जाता है। शिवसेना यूपीटी सांसद राउत ने कहा कि गडकरी जी ने एक अहम बात कही है, अगर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जरूरी योजनाओं से पैसा निकाला जा रहा है, तो राज्य की वित्तीय योजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है। विपक्ष ने चुनाव से पहले सत्तारूढ़ सरकार पर प्रदेश की आर्थिक हालत पर ध्यान न देने के लिए आलोचना तेज कर दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस योजना को लोकसभा चुनाव में महायुति के खराब प्रदर्शन के बाद घटती चुनावी किस्मत को बचाने के लिए एक हताश राजनीतिक चाल बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें आरोप लगाया गया कि कई राज्यों में बुलडोजर से एक्शन लिया जा रहा है और संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है। बता दें, जस्टिस बीआर गवई और केबी विश्वनाथन की बेंच ने 17 सितंबर को कहा था कि उनकी अनुमति के बिना 1 अक्टूबर तक अपराध के आरोपियों सहित किसी की भी संपत्तियों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और देश भर में अवैध बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने वाले 17 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात सिंगू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया। लद्दाख के लिए अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली मार्च के तहत निकले हैं। वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राजघाट आ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन्हें हिरासत में ले जाने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में वांगचुक और उनके साथ मार्च करते समय हिरासत में लिए गए अन्य लोगों की रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक की हिरासत को अस्वीकार्य बताया। आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी पुलिस द्वारा लगाए गए कर्फ्यू को बहुत खराब बताते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा ने बयान जारी करके इस मामले में सरकार के रवैये की निंदा की। खड़गे ने कहा कि सत्ता में चूर मोदी सरकार के अहंकार ने लद्दाख से शांतिपूर्वक दिल्ली मार्च कर रहे नागरिकों के एक समूह को हिरासत में ले लिया है। ये और कुछ नहीं बल्कि एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और पूरी तरह से अलोकतांत्रिक प्रकृति की है। कर्नाटक में सिद्धरमैया के खिलाफ भी ईडी ने पीएमएलए के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने कहा कि पिछले 2 दिन से हम कर्नाटक में बदले की, उत्पीड़न की और डराने धमकाने की राजनीति देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अभी तक कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ सहयोग नहीं है, ईडी के जिन को बोतल से बाहर लाना लक्ष्य बस एक है, कांग्रेस सरकार और सिद्धरमैया को डराना धमकाना। उन्होंने कहा कि ईडी के कुल राजनीतिक केस में 95% केस सिर्फ विपक्ष के खिलाफ हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो जिन लोगों ने दल बदल की और सरकार को तोड़ा, उन सब के केस ठंडे बस्ते में है। बीजेपी वॉशिंग मशीन वाली ये सूची अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ती ही जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक की जनता पर आक्रमण है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को बहुमत नहीं दिया और ये पीएमएलए ले आए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के पहले दिन से ही बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है कि कर्नाटक की सरकार को अस्थिर किया जाए।
बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वॉशिंग मशीन का जुमला पुराना हो गया है। अब बीजेपी टाइम मशीन के जरिए ईडी द्वारा दशकों पुराने केस को निकालकर जमानत को कुचलने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी 3.1 एकड़ जमीन के बदले जो उन्होंने 14 साइट दिए थे वो वापस ले लें। मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में बीएम पार्वती ने कहा है कि उनका रुख स्पष्ट था और उन्होंने ये निर्णय बिना अपने पति और बेटे से सलाह के लिया है। पार्वती ने पत्र में कहा कि उनके पति की प्रतिष्ठा और सम्मान किसी भी दौलत और जमीन से बढ़कर है। उनका ये पत्र सिद्धारमैया की कानूनी लड़ाई के बहुत ही नाजुक समय पर आया है। एक दिन पहले ही ईडी ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना शिंदे के नेता गोविंदा को मंगलवार को गलती से अपने ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई। उन्हें तत्काल अस्पताल में ले जाया गया। कहा जा रहा है कि गोविंदा मुंबई में अपने घर पर रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी गोली पैर में लग गई। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में दूसरा टेस्ट मैच भी 7 विकेट से जीत लिया है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया है। बांग्लादेश ने दूसरी पारी 146 रनों पर सिमट गई थी और भारत को जीत के लिए महज 95 रनों की लक्ष्य मिला था। भारत की ओर से बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतकीय पारी खेली और 51 रन बनाए। बारिश के कारण इस टेस्ट मैच में 2 दिनों का खेल नहीं हो पाया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।